हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए के जो यूनिट अमेरिकी संविधान चल रहा है उसके अंतर्गत अमेरिकी कांग्रेस है उसके दोनों सदन, अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन, अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन जिनमें से प्रतिनिधि सदन और सीनेट, ये दो सदन है अमेरिकी कांग्रेस के, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। अमेरिकी कांग्रेस को संसद कहा जाता है। ये अमेरिकी जो संसद है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके दो सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। आज हम आपके लिए प्रतिनिधि सदन के गठन, शक्ति और कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिनिधि सदन के संगठन, कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो आज हम आपके लिए अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन बनता है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के गठन, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम प्रतिनिधि सभा का संगठन। प्रतिनिधि सभा का संगठन, देखिए प्रतिनिधि सभा का जो संगठन है उसमें देखिए किस प्रकार से इसका गठन होता है, किस प्रकार इसमें सदस्यों को शामिल किया जाता है। प्रतिनिधि सभा सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, यानी एकल सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा इनको चुना जाता है। जिस प्रकार भारत में लोकसभा के जो सदस्य सांसद हैं उनका चुनाव किया जाता है, उसी प्रकार अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने जाते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर। अमेरिका में 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार भारत में भी 18 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क मताधिकार दिया गया है। यही प्रक्रिया अमेरिका में भी अपनाई गई है। मतदाता बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। ये अमेरिका में क्या स्थिति है? मतदाता अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है किसी भी राज्य का, तो उस राज्य में वह कुछ समय तक रहा हो। यह अवधि विभिन्न राज्यों में 6 मास से लेकर 2 वर्ष तक होती है। अमेरिका में किसी भी राज्य में जो व्यक्ति रहता है उसके लिए 6 मास से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि निर्धारित की गई है, तो वो मतदाता बन सकता है उस क्षेत्र का। पागलों और देशद्रोहियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। ये पागल और जो दिवालिया होते हैं, देशद्रोही होते हैं, उनको यहाँ पर मताधिकार से वंचित किया गया है। इनको मत देने का अधिकार नहीं है। सन 1964 और 65 से अश्वेत लोगों को भी वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। ध्यान में रखना, अमेरिका में अश्वेत लोगों को वयस्क मताधिकार कब प्रदान किया गया था? 1964 और 65 में। प्रतिनिधि सभा की रचना के विषय में संविधान में कहा गया है, यानी अमेरिकी जो संविधान है उसमें कहा गया है, प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि कम से कम 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और प्रत्येक राज्य से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा, चाहे उसकी जनसंख्या 30,000 से कम क्यों ना हो। यानी प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि अवश्य लिया जाएगा। 1961 की जनगणना के आधार पर प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 निश्चित की गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि जो सभा है उसकी जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी निर्धारित की गई है? 435 निर्धारित की गई है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने जाते हैं, जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्य चुने जाते हैं। वे 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यानी कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं प्रतिनिधि सभा के सदस्य? 2 वर्ष के लिए। सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह उस राज्य का नागरिक या उस क्षेत्र का निवासी हो जिससे वह चुनाव लड़ रहा है। चुनाव क्षेत्रों को बनाना अमेरिका में राज्य विधानमंडलों की जिम्मेदारी होती है।
यानी जो भी चुनाव क्षेत्र है उनका निर्धारण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानमंडलों द्वारा किया जाता है। इसीलिए प्रत्येक सत्ताधारी दल गैरीमैंडरिंग का तरीका प्रयोग में लाता है। कौन सी तकनीक बुलाती है? गैरीमैंडरिंग। गैरीमैंडरिंग की तकनीक किसे कहते हैं? गैरीमैंडरिंग एक ऐसी प्रथा होती है जिसका तात्पर्य सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्र इस ढंग से निर्मित करे कि वे विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस तरह फैला दिया जाए कि थोड़े से बहुत से अपने प्रत्याशी विरोधी दल की तुलना में जीत जाएं, ताकि प्रतिनिधि सदन में अधिक स्थान प्राप्त हो जाए। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है। गैरीमैंडरिंग से क्या तात्पर्य है? यानी चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण सत्ताधारी दल द्वारा इस प्रकार से करना ताकि जो विरोधी दल के जो सदस्य हैं या समर्थक हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र में कम समर्थकों के कारण उनकी सीटें कम आ पाएँ और उनके सदस्यों का बहुमत अधिकतम बढ़ जाए, ताकि उनके प्रतिनिधि अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुन के आ सकें। इस प्रकार की व्यवस्था को गैरीमैंडरिंग कहा जाता है। इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। इस प्रथा के विरुद्ध अमेरिका में काफ़ी रोष है। 1964 में बेसबरी बनाम सैंडर्स, ध्यान रखना ये मुकदमा है 1964 बेसबरी बनाम सैंडर्स मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को अनिवार्य ठहराया है कि प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक सी होनी चाहिए। किस विवाद में ठहराया गया था? ये बेसबरी बनाम सैंडर्स के मुकदमे में प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक सी होनी चाहिए। सदस्यों के लिए योग्यता अब आती है। जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं उनके लिए योग्यता क्या चाहिए? प्रतिनिधि सदन का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं प्रत्याशी में होनी चाहिए। वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम 25 वर्ष। इसी प्रकार भारत में लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु है। वह कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो। वह अमेरिका में नागरिक या सैनिक पदाधिकारी ना हो। वह उस राज्य का निवासी हो जहां वह चुनाव लड़ रहा है। अब देखिए विशेषाधिकार। अब आते हैं विशेषाधिकार। ये प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनके कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, उनके बारे में देखिए। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। ये प्रतिनिधि सभा के जो भी सदस्य हैं वो सदन में भाषण दे सकते हैं। उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी जब प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही हो तब यह दीवानी मुकदमे के अंतर्गत उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसके सदस्यों को निःशुल्क डाक तार और टेलीफोन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। सदस्यों को निःशुल्क क्लर्क तथा स्टेशनरी की भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं ताकि वे अपने संसदीय कार्यों को ठीक रूप से चला सकें। वेतन। प्रतिनिधि सदन के प्रत्येक सदस्य को $1,74,000 वार्षिक वेतन मिलता है। $1,74,000 वार्षिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त क्लर्क के लिए, स्टेशनरी के लिए, कार्यालय कायम करने के लिए अलग से भत्ते मिलते हैं और उन्हें यात्रा खर्चा भी दिया जाता है। ये इनके वेतन भत्ते हो जाते हैं। $1,74,000 वार्षिक वेतन प्रत्येक सदस्य को दिया जाता है। बात है अधिवेशन या बैठकें। अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार कांग्रेस प्रति वर्ष एक बार अवश्य इकट्ठी होती है। इसकी बैठक 3 जनवरी को दोपहर को आरंभ होती है। ध्यान रखना, अमेरिकी जो कांग्रेस है उसकी बैठक कब होती है? 3 जनवरी को। कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक उनके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए यानी उसकी समाप्ति के लिए मत ना दें कि ये अधिवेशन समाप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं करें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है। यदि दोनों सदन एक तिथि को स्थगन के लिए सहमत ना हो तो उस समय राष्ट्रपति इस तिथि को निश्चित करते हैं। यानी दोनों सदनों पर अधिवेशन की जो तिथि है वो समाप्त करने की या स्थगन की वो सहमत नहीं हो पाए तो राष्ट्रपति अपने द्वारा तिथि निश्चित करता है। राष्ट्रपति किसी विशिष्ट
उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं। यानी अगर उनको कोई भी विशिष्ट उद्देश्य हो तो उसके लिए भी विशिष्ट अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं या विशेष अधिवेशन बुला सकता है अमेरिकी जो राष्ट्रपति होता है। अब आती है गणपूर्ति। कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति करता है। इन कुल सदस्यों में का जो बहुमत है, कितना बहुमत है, वो उसकी गणपूर्ति के लिए अनिवार्य होता है। आती अवधि, प्रतिनिधि सभा की अवधि 2 वर्ष के लिए होती है, जबकि भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अब आती है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियाँ। प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का निम्न सदन माना जाता है। जिस प्रकार भारत में लोकसभा निम्न सदन है, फिर भी इसकी शक्तियाँ इतनी व्यापक नहीं है जितनी सीनेट की होती हैं, जबकि भारत में इसके विपरीत लोकसभा के पास अत्यधिक शक्तियाँ दी गई हैं, ना कि राज्यसभा को। कतिपय क्षेत्रों में सीनेट के समतुल्य शक्तियों का प्रयोग करती है, लेकिन अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ सीनेट को प्राप्त हैं। अमेरिका में महत्वपूर्ण शक्ति किसको दी गई है, सीनेट को, वे इसके पास नहीं है। प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। देखिए इसके कार्य और शक्तियाँ हैं। सबसे पहला कार्य आता है स्पीकर का चुनाव, यानी जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव। जिस प्रकार से भारत में लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, प्रतिनिधि सदन अपना अध्यक्ष निर्वाचित करता है। यानी जो प्रतिनिधि सदन है वो अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, वह इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। यानी जो प्रतिनिधि सदन का स्पीकर होता है वो प्रतिनिधि सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसी प्रकार भारत में भी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जो बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा आता है व्यवस्थापन की शक्ति। व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में प्रतिनिधि सभा सीनेट के समानुपाती है। ये व्यवस्थापन के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा और सीनेट को समान अधिकार दिए गए हैं, समान कार्य दिए गए हैं। वित्त विधेयकों के विषय में प्रतिनिधि सभा की स्थिति सीनेट से उच्चतर होती है। यानी अगर कोई वित्त विधेयक है उसके संबंध में प्रतिनिधि सभा की जो स्थिति है वो सीनेट से उच्चतर मानी जाती है। जिस प्रकार भारत में वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा उनको रोक सकती है 14 दिन तक, उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी अपनाई गई है। वित्त विधेयकों के संबंध में प्रतिनिधि सभा को पर्याप्त शक्तियाँ दी गई हैं, क्योंकि उनका प्रस्तुतिकरण केवल प्रतिनिधि सभा में हो सकता है। वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जा सकते हैं, प्रतिनिधि सभा में, ना कि सीनेट में। इसी प्रकार भारत में लोकसभा में किए जाते हैं। अमेरिका में कोई भी विधेयक तब तक कांग्रेस के द्वारा पारित नहीं समझा जा सकता जब तक उसे सीनेट की तरह प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हो जाए। यानी दोनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। प्रतिनिधि सभा की तो होती है, जबकि सीनेट की भी उसको स्वीकृति प्राप्त होती है। अमेरिकी संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि सीनेट के साथ साथ प्रतिनिधि सदन भी 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार ना कर ले। तो सीनेट और प्रतिनिधि सदन दोनों के द्वारा वह स्वीकार होना आवश्यक है, तो ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा कार्य कार्यपालन संबंधी शक्ति, यानी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की कार्यपालिका शक्तियाँ नगण्य हैं, यानी बहुत कम दी गई हैं। सीनेट की भांति संधियों के पुष्टिकरण, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की स्वीकृति आदि अधिकार तो उसे प्राप्त नहीं है, लेकिन उसका एक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। यदि कभी भी ऐसा हो कि राष्ट्रपति निर्वाचन का परिणाम अस्पष्ट होता है, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है उसका परिणाम अस्पष्ट हो, वो स्पष्ट नहीं हो, तब 3 प्रत्याशियों में से कोई भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना कर सके, तो ऐसी दशा में प्रतिनिधि सभा का अधिकार होता है कि वह उन 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति पद का अधिकारी घोषित कर दे। तो ये केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में प्रतिनिधि सभा को शक्ति दी गई है अलग से। अधिकांश कार्यपालिका शक्तियाँ सीनेट के पास होती है। चौथी शक्ति आती है युद्ध की घोषणा। सीनेट के साथ मिलकर प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि करता है। यानी युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति जो करता है उसकी पुष्टि किसके द्वारा की जाती है, प्रतिनिधि सभा के द्वारा भी की जाती है। 5वां था नियम बनाना। प्रतिनिधि सदन को अपनी कार्रवाई के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार होता है। प्रतिनिधि सदन जब अपनी कार्रवाई कर रहा है, उसका संचालन कर रहा है, तो उसके लिए वो कुछ नियम बना सकता है। यदि सदन 2/3 बहुमत से
किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। छठवां कार्य आता है महाभियोग लगाना। महाभियोग लगाना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विभिन्न अधिकारियों द्वारा गंभीर अपराध करने पर दोषारोपण का कार्य प्रतिनिधि सभा का ही होता है। पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, प्रतिनिधि सभा पर्यवेक्षण संबंधी कार्य भी रखती है। कांग्रेस विधि द्वारा अनेक प्रशासनिक निकायों की सृष्टि करता है, उन्हें आर्थिक अनुदान देती है और बदले में उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करती है, यानी उनकी देखरेख भी करती है। अन्वेषण संबंधी कार्य, सीनेट के समान प्रतिनिधि सभा भी अन्वेषण की प्रशासकीय है। जांच का कार्य करती है, लेकिन सीनेट की तुलना में यह अधिकार महत्वहीन होता है, यानी ये अधिकार सीनेट के पास अत्यधिक है, ना कि प्रतिनिधि सभा के पास। अब देखना है प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण, यानी अमेरिकी जो संविधान है उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा को दुर्बल या कमजोर क्यों बनाया गया है, उसके कारण क्या रहे। देखिए, जनता की प्रतिनिधि संस्था होते हुए भी अमेरिकी शासन प्रणाली प्रतिनिधि सभा का अशक्त है कि इसकी दुर्बलता के निम्न कारण मान लिए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, यानी अमेरिका विश्व में एकमात्र अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उदाहरण है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है अमेरिका में। अमेरिका की प्रणाली पूछी जाए शासन प्रणाली कैसी है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अधिकांश देशों में अपनाई गई है वो कौन सी है, संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। शासन की अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका ना तो व्यवस्थापक काम से ली जाती है और ना वो उसके प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका से में से नहीं ली जाती और ना उसके प्रति वो उत्तरदायी होती है कि वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका को नियंत्रित करने का अधिकार व्यवस्थापिका को नहीं होता। जिस प्रकार भारत में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिमंडल या कार्यपालिका, वैसा यहाँ पर नहीं होता है। समान पदी द्विसदनीय व्यवस्था, अमेरिका में कांग्रेस के 2 सदन हैं, दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं, दोनों ही प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं। यही दोनों का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष। जबकि भारत में राज्यसभा सदस्य कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि अमेरिका में दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। दोनों सदनों की सहमति से ही कोई विधेयक पारित होता है, अतः प्रतिनिधि सभा अशक्त है। अगला कार्य है सीनेट की विशिष्ट स्थिति, यानी इसके क्षेत्र में सीनेट को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रतिनिधि सभा की अशक्तता का एक बड़ा कारण यह है कि सीनेट का एक विशिष्ट स्थिति है। सीनेट की क्या है, एक विशिष्ट स्थिति प्रदान की है जो उसे संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। संविधान ने सीनेट की रचना राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति के रूप में की है। सीनेट का गठन किस प्रकार से किया है, राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली समिति के रूप में गठन किया गया है सीनेट का। अतः व्यवस्थापन संबंधी अधिकारों के अतिरिक्त उसे कार्यपालन के संबंध में भी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। संधियों का पुष्टिकरण, उच्च नियुक्तियों की स्वीकृति, विभागीय जांच आदि के अधिकार ऐसे ही अधिकार हैं, चूँकि ऐसे कोई अधिकार प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं होते, अतः उसकी स्थिति सीनेट की तुलना में दुर्बल मान ली जाती है। यही कारण है कि अधिकांश प्रतिभा संपन्न व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य ना होकर सीनेट के सदस्य होना चाहते हैं। अधिकांश सदस्य किसका सदस्य बनना चाहते हैं, सीनेट का सदस्य बनना चाहते हैं, ना कि प्रतिनिधि सभा का। बाद चौथा आती है अल्प कार्यावधि, इन कार्यकाल है जो प्रतिनिधि सभा का वो कितना वर्ष का रखा गया है, 2 वर्ष का रखा गया है। प्रतिनिधि सभा की कार्यावधि बहुत छोटी है, इसके सदस्यों का निर्वाचन केवल 2 वर्ष के लिए होता है। छोटी कार्यावधि के परिणाम स्वरूप अधिकांश प्रतिनिधि भावी निर्वाचन की चिंता में व्यस्त रहते हैं, सदन प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाता है।
5वां आता है प्रतिनिधियों का स्तर। प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में क्षेत्रीय नियम का अनुसरण किया गया है। कौन से नियम का अनुसरण किया गया है? क्षेत्रीय नियम का। क्षेत्र का निवासी प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्याशी हो सकता है, अतः सामान्य श्रेणी के व्यक्ति प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं होता। जिस प्रकार सीनेट के जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रदान होता है, वो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को नहीं होता है। इस कारण व्यवहार में इसकी स्थिति दुर्बल हो जाती है। छठवां है कार्यपालिका पर नियंत्रण। प्रतिनिधि सभा का राष्ट्रपति पर उस प्रकार का नियंत्रण नहीं है जिस प्रकार ब्रिटेन में कॉमन सभा का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण होता है। इंग्लैंड की भांति कार्यपालिका कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ना ही प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति को अपदस्थ कर सकती है, राष्ट्रपति को पद से भी नहीं हटा सकती है। कार्यविधि के नियम। प्रतिनिधि सभा के कार्यविधि के नियम भी उसे दुर्बल बनाते हैं। सीनेटरों की अपेक्षा प्रतिनिधियों की भाषण स्वतंत्रता अत्यंत सीमित होती है। फिर भी शक्तिशाली समितियों का अस्तित्व भी इस सदन को कमजोर और प्रभावहीन बना देता है। सदन के अधिकांश कार्य समितियों द्वारा ही संपादित होते हैं। प्रतिनिधि सभा अधिकांशतः समितियों के निर्णय पर केवल मोहर लगाती है। क्या लगाती है? मोहर लगाती है। आठवां कार्य आता है बड़ा आकार। प्रतिनिधि सभा का आकार बड़ा होता है, उसे दुर्बल बना देता है। उसमें 435 सदस्य होते हैं, जबकि सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। इसीलिए सीनेट की सदस्यता प्रतिनिधि सभा की सदस्यता की अपेक्षा अधिक गौरवशाली और शान की बात समझी जाती है। अतः प्रतिनिधि सभा की स्थिति या भूमिका। अमेरिकी शासन प्रणाली में प्रतिनिधि सभा एक दुर्बल सदन है। उसका नेतृत्व संगठित नहीं है, वह राष्ट्रीय संस्था की धुरी नहीं बन पाई, उसे राष्ट्रीय प्रतिनिधित्वात्मक संस्था नहीं कहा जा सकता है। वह तो क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का मंच है, अपने मतदाताओं के स्थानीय, व्यक्तिगत व विशिष्ट हितों के बोझ से वह इतनी दबी रहती है कि राष्ट्रीय नीति के निर्माण की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। संक्षेप में प्रतिनिधि सभा न केवल सीनेट की तुलना में अपितु अन्य देशों के प्रथम सदनों की तुलना में अत्यधिक कमजोर सदन है। लॉस्की का कहना है प्रतिनिधि सभा उन कार्यों को करने में जो उससे अधिक अपेक्षित हैं बुरी तरह से पड़ रही है। यह एक महान राष्ट्र के लिए अनुपम सदन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।